हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है डाउट सेशन पर। तो आप सबको याद होगा, मैंने आपको बोला था अभी हमने संडे को एज अ डाउट डे रखा है। आप संडे को मुझसे इंस्टाग्राम मेरे अकाउंट पर शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से, और जो आपको फेसबुक पेज है वो भी शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से है, वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स ले सकते हैं। सो कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। तो आज मैं इस वीडियो के इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से उनके डाउट्स भी क्लियर करूँगी, और वो डाउट्स जो उन्होंने मुझसे पूछे हैं वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पूछे उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। क्यों? क्योंकि कई क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं लेकिन हम उसे कंटेंट तक सोच नहीं पाते हैं भी। हाँ, इसमें ये चीज़ भी हो सकती थी, इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे। जैसे मान लीजिए जो आज के आप डाउट्स देखने को मिलेंगे उसमें से कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिसके अंदर आपको थ्योरी का पोर्शन है जो आपने पढ़ रखा है और बच्चों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम आई है, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इशू आ रहा है, कई डायग्राम में इशू आ रहा है। सो हम उन सबको कवर करने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बोला भी, जो आपको इंस्टाग्राम आईडी और मेरी जो फेसबुक पर आईडी है, फेसबुक पेज के नाम से है, वो क्या है? वो है शौर्य केमिस्ट्री 1। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। अगर आप इस संडे आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है, आपको नहीं पता था इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज के बारे में, तो आप नेक्स्ट संडे को आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस भेज सकते हो। आप संडे के अलावा जब भी क्वेश्चन भेजेंगे तो मेरी जो टीम है वो उसे रिसीव करेगी और वो जो आपका क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लेगी और संडे को आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर पर। यानी कि जो फर्स्ट मैं कहूँ भी, मुझसे सबसे पहला डाउट जो पूछा है वो डाउट पूछा है अर्नव ने। अर्नव का डाउट है भी, एक्सप्लेन कीजिए पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है। सो अर्नव, पहले जो मैंने इधर यहाँ लिखा है उसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करती हूँ। आपको पता होगा भी एस ऑर्बिटल जैसे जो हमारा होता है वो एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, और जब भी मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंटेशन करनी है इनके ऑर्बिटल्स में, जैसे एस में तो सिंगल होता है, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मानते हो है ना? ऐसे डी में 5 होते हैं। तो जब भी मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा जो उनकी स्पिन मैं लूँगी, ठीक है, हमेशा, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, हमेशा जो उनकी स्पिन लूँगी वो ऑपोजिट लूँगी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर स्पिन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे होगी। कभी भी ये नहीं होगा भी, मान लो जैसे यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये है भी दोनों ही जो है वो ऊपर स्पिन वाले होंगे या दोनों ही क्या है नीचे स्पिन वाले होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा गलत है, ये चीज़ करेक्ट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होती है। अब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, आइए आपको बताती हूँ। देखो एक सेकेंड, हम पहले इसे रेज कर देते हैं, थोड़ी स्पेस बन जाएगी। ओके, तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करता है? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें कहता है बी, इट स्टेट्स दैट इन एन एटम और मॉलिक्यूल, किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया और एक ही दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 4 इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किए थे। जैसे एन की वैल्यू हम देखते हैं, हम एल की वैल्यू देखते हैं, एम देखते हैं, है ना, फिर उसकी स्पिन देखते हैं। तो वो ये कहता है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी चारों की वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है भी मैक्सिमम 3 की वैल्यू सेम होगी, लास्ट जो स्पिन है वो हमेशा अलग ही मिलेगा। ये 3 चाहे सेम हो जाए, लेकिन ये जो स्पिन मिलता है हमें, स्पिन मतलब कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन और एक एंटी क्लॉकवाइज को, ये हमेशा हमें डिफरेंट मिलेगा। तो डेफिनेशन को देखो, द पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन एटम और मॉलिक्यूल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 4 इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 ऐसे नहीं होंगे जिनका मैं कहूँ भी सेम आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वांटम नंबर देखने को मिलेगा। भी 3 तो सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा सेम हो, ऐसा नहीं है पॉसिबल। एज एन ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमने कहा ना भी एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अब यहाँ पी का देख लो, जैसे पी के केस में क्या है भी 3 ऑर्बिटल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एक में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना। तो वो यही कहता है एज एन ऑर्बिटल कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, द 2 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिंग स्पिन। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए। भी एक स्पिन ऊपर की डायरेक्शन में तो एक स्पिन नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस मीन्स इफ वन इज असाइंड एन
अप स्पिन यानी कि ऊपर की तरफ वो प्लस हाफ होगा, और द अदर मस्ट बी डाउन स्पिन। अगर एक आप स्पिन ऊपर कर रहे हो तो दूसरा हमेशा डाउन स्पिन होना चाहिए, कभी भी ये नहीं होगा भी दोनों अप स्पिन है या दोनों डाउन स्पिन है। तो होपफुली अर्नव जो आपको पहला क्वेश्चन है ये क्लियर हो चुका होगा। अब ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा है। एक और चीज़ आपसे क्लियर कर दूँ, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मोर देन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्वेश्चंस तो हर स्टूडेंट के ले रही हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं उनके मैक्सिमम मैं 2 क्वेश्चंस ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को कवर अप करना था। तो अर्नव आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं जो हमारा आपका सेकंड डाउट है। देखो सेकंड डाउट अर्नव ने मुझसे ये पूछा भी मैम ये बताइए भी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखो वैसे तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दी है, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं आपको बता देती हूँ भी स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और नाम से ही सजेस्ट कर रहा है भी ये शील्ड कर रहा है, मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आगे देखो ये किसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। द फिनोमिना विच अकर्स, ऐसा फिनोमिना जो कब अकर करेगा, व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। पता है क्या होता है, देखो जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और इसके अराउंड एक शेल है और फिर उसके अराउंड एक शेल है, ठीक है। अब ये आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस एक मतलब मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा भी अंदर आ जा अंदर आ जा। लेकिन क्या है, जैसे ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है तो ये अंदर वाले शेल में भी और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होंगे। ये इस पर फोर्स लगाएंगे भी भाई तू अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी। लेकिन न्यूक्लियस क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसा फिनोमिना जिससे जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये आउटर शेल पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं भी वो और दूर जाए, ना कि वो अंदर आए। इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो देखो डेफिनेशन क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज शील्डिंग इफेक्ट। द फिनोमिना विच अकर्स, ऐसा फिनोमिना जो कब अकर करेगा, व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूसेस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब न्यूक्लियस अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस करता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, इनर शेल में होने के कारण ये सब होता है, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम को आपको दोबारा शो कर देती हूँ ताकि आप सबको डाउट ही नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, तब तक आप डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ओके तो जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर बी, हमने सबसे पहले क्या करना है, न्यूक्लियस को ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बीच में मैं एक न्यूक्लियस को ड्रॉ करूँगी, ये मेरा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये न्यूक्लियस क्या है, इस पर सबसे पहला शेल आएगा n=1 वाला, फिर आएगा n=2 वाला। अब ये जो बाहर वाला शेल है इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, बेसिकली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा भी तो अंदर आ जाए, ये इसे अंदर खींचने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये फोर्स अंदर की तरफ लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन क्या होगा ऐसा भी इसकी फोर्स की रिडक्शन हो जाए, भी ये फोर्स ना लगे। ये जो इनर शेल आपको देखने को मिला, अंदर वाला शेल, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप जानते हो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस इलेक्ट्रॉन पे, इस आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे भी तू पास नहीं आएगा। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये धक्का देंगे भी तू दूर जा, लेकिन न्यूक्लियस उसे अंदर खींच रहा है। तो जब न्यूक्लियस का जो फोर्स रिड्यूस हो जाता है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उस इफेक्ट को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, बता दिया आपको मैंने। एंड रिपल्शन फ्रॉम द इनर इलेक्ट्रॉन, और रिपल्शन उन्हें होती है इनर इलेक्ट्रॉन से। एज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीजेज, जैसे ही हमें पता चलता है भी अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो रिपल्शन क्या होती है, इनर शेल और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ जाती है। होपफुली जो आपका है क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा। सो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो अर्नव ने मुझसे 2 क्वेश्चन जो ये मुझसे मैंने उनके सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने बेसिकली मुझसे 3 या 4 पूछे थे, तो मैंने जैसे कि आपको बोला भी मैं 2 क्वेश्चन ही कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे। सो होपफुली आपके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन ये क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये है डाउट
रिया का। ओके, सो देखते हैं रिया ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन, इनमें से किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है। तो आप सबको पता है भी कंसंट्रेशन का मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं मोलैरिटी की बात कर रही हूँ। ओके, आपसे उसने पूछा है भी इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जिनके अंदर सेम कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और चारों के लिए क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा के आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो जिनका भी हमारा आंसर मैच होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ ए पार्ट को, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि हम इसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैव सेम कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है ना इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। हमारा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में वॉल्यूम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम जो कि हम ml में ले रहे हैं, तो ऊपर हम उसे 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाएगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा भी 20 ग्राम NaOH जो है 200 ml सॉल्यूशन में है। तो मुझे यहाँ पर गिवन मास दे रखा है 20 और मेरे को पता है NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40। और वॉल्यूम उसने हमें दे रखा है 200 ml, तो ml में था तो हमने ऊपर क्या किया था, 1000 से उसे डिवाइड कर दिया था तो वो ऊपर चला गया था मल्टीप्लाई में। अब मैं इसे कट करूँगी तो ये 2 पे गया और इसे कट करूँगी तो ये 5 पे गया, राइट। तो मेरा जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा 2.5 मोलर, 2.5 मोलर कंसंट्रेशन आ गई। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट करो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो बी पार्ट है ना पहले उसको सॉल्व करवाने वाली हूँ। ए पार्ट का आंसर आ गया 2.5 मोलर, ठीक है। तब तक हम क्या करते हैं, सारे को इरेज कर देते हैं। सो अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसने हमें सेकंड पार्ट में बोला है 0.5 मोल प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने खोल दिया नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें सेकंड पार्ट में 0.5 ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम हमें फिर से 200 दे रखे हैं, ml में दे रखे हैं तो वो 1000 से हो जाएगा ऊपर, राइट। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.5 मोलर। अगेन मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 मोलर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में भी मेरा आंसर 2.5 था, सेकंड पार्ट में भी यही था। अब आप थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट भी क्या है। वैसे तो हमारा आंसर आ गया क्योंकि उसने यही कहा था इनमें से दो कौन से ऐसे जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमारा ए और बी की कंसंट्रेशन सेम आ गई है, लेकिन स्टिल हम आगे भी देखते हैं। अब आप आगे देखिए, थर्ड पार्ट है 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर से हमें गिवन मास दे रखा है, तो 40 अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी 40 होता है NaOH का। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है जो कि 100 ml है। तो ऊपर हम उसे 1000 से करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये तो ऑलरेडी पूरा का पूरा कट गया और ये हमारे यहाँ से 10 मोलर आ गया, यानी कि सी पार्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 10 मोलर। अब आता है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में भी सेम ऐसे उसने गिवन मास दे रखा है, तो 20 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे। KOH का मॉलिक्यूलर मास जो होता है स्टूडेंट्स वो 56 आता है, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। और हमें उसने वॉल्यूम दे रखा है 200 ml और ऊपर हमारा आ जाएगा 1000। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मेरा आंसर आएगा 1.7 समथिंग। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका भी इन दोनों में से कौन से ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम है। तो ए और बी ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन क्या सेम है और कितनी है, 2.5 मोलर है। तो होपफुली जो रिया आपका क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिया आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले करवाया था और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट अभी एक्सप्लेन कर दिए मैंने। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउट है अमित का। अमित का क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस की, उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इनका क्वेश्चन ये है भी मैम ये लाइन हमें देखने को मिल रही है भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्योर सब्सटेंसेस की होती हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने इसमें बोला भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, तो हम उसे बोलते हैं बेसिकली पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो ये होते हैं ना जिनसे कोई चीज़ बनती है,
है ना। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो यही हुए जैसे प्रोटॉन्स है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन 5 इनका है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है एंड नेचर ऑफ मैटर, और क्या टी एक होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो बेटा सब्सटेंस, देखो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है। सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी तरह का मैटर जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एनी मैटर विच हैज सम प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, आपने पूछा भी क्या टी एक होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, तो यहाँ सब्सटेंस का स्पेलिंग गलत है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। एक और चीज़, यहाँ आपने पूछा भी टी एक होमोजीनियस है या वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो मैं आपको ये बता दूँ जो टी है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका रीज़न ये है भी, जो टी लीव्स होते हैं उन्हें हम फिल्ट्रेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं बहुत ईजिली, और जो कंपोजिशन होती है इनकी सॉल्यूशन में, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होती है। इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन के कारण ही ये क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होना कुछ भी नहीं। अगर आपको कुछ नया देखने को मिलता है आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसका मेन रीज़न यही है भी, इसकी कंपोजिशन जब सॉल्यूशन में होती है तो वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, इस वजह से ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, और ये केमिकली प्योर भी नहीं होता, ठीक है। सो होपफुली अमित आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट्स के डाउट। देखो क्या डाउट है, मोक्षा का डाउट है। मोक्षा ने ये पूछा है मुझसे भी एक्सप्लेन करो बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, किसी भी कोवलेंट स्पीशीज में। सो बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, किसी भी दो बॉन्ड्स के बीच में होगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम, जो सेम एटम से ओरिजिनेट होगा। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, भी ऑक्सीजन से ही दो बॉन्ड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं जो फर्दर दो एटम से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है ये बॉन्ड एंगल कहलाता है, ठीक है। होपफुली मोक्षा आपका भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। और रही बात भी बॉन्ड एंगल को कैसे देखना है, तो ये मैंने आपको टेबल बना दिया था भी, अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 होगा, sp2 है तो कितना होगा, तो आप उस टेबल से उसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट स्टूडेंट के डाउट पर। आइए देखते हैं क्या डाउट है। सो अब डाउट आता है सिमरनजोत का। सिमरनजोत का डाउट बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा डाउट है, और आई होप सो भी उन्होंने शायद ये वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि अगर उन्होंने ये वीडियो लेक्चर देखा होता तब तो उन्हें डाउट नहीं आना था। बट कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हमने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था लिमिटिंग रिएजेंट वाले को, तो मैंने आपको बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल दिया था। मैं फिर से वो एग्जाम्पल रिपीट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये डेफिनेशन भी क्लियर कर देती हूँ क्या होती है। लिमिटिंग रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं और लिमिटिंग एजेंट भी कहते हैं। ये जो है बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर निकाला जाता है, ठीक है, और ये वो सब्सटेंस होती है विच इज़ टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब जब पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाती है और कोई एक ऐसी सब्सटेंस जो बचती ही नहीं है, लास्ट में पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है, वो होती है लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो कैसे, मैंने आपको मतलब बताया था किचन का एग्जाम्पल लेकर भी, मेरे पास बर्गर है, ठीक है, मैंने क्या करना है, बर्गर बनाना है, और मतलब चलो शेप तो छोड़ो, बर्गर बनाना है, तो मुझे पता है मुझे बर्गर बनाने के लिए ब्रेड की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे बर्गर बनाने के लिए ब्रेड चाहिए और मुझे चाहिए सैलेड, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। बर्गर बनाने के लिए मुझे ब्रेड की ज़रूरत है और सैलेड की ज़रूरत है, और आपको मैं एक बात बता दूँ भी, मेरे पास सैलेड तो बहुत सारा पड़ा है, सैलेड की तो मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। सैलेड यहाँ पे, या फिर आप यहाँ टिक्की लिख दीजिए, ठीक है। टिक्की या सैलेड में कहूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, 3-4 पड़ी हैं मेरे पास, मतलब मैं 2 जने हैं हमने जिन्होंने खाना है बर्गर, और हमें भूख इतनी लगी है भी हम 3-4 आराम से बर्गर खा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टिक्की जो है वो तो 3-4 पड़ी है, लेकिन ब्रेड जो है वो सिर्फ 2 ही पड़ी हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी, देखो टिक्की तो एक्स्ट्रा बच जाएगी ना, 2 ब्रेड में 2 टिक्कियाँ डल गई तो ब्रेड तो ख़त्म हो गई, लेकिन टिक्की अभी भी बच गई। बर्गर तो बन गया, 2 बर्गर बन गए क्योंकि 2 ही ब्रेड थी, तो ब्रेड फिनिश होगी, ब्रेड टोटली कंज्यूम हो गई, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। केमिस्ट्री में भी लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो टोटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है जैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। होपफुली आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। और इसके एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी भी, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। होपफुली सिमरनजोत का भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के डाउट पर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट का जो डाउट है वो है अनुराग का डाउट है ये। तो देखिए अनुराग ने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा है भी, व्हाट इज लैटिस। लैटिस क्या होता है। देखो अनुराग, आई डोंट नो आप +1 में हो +2 में हो। अगर आप +1 में हो तो मैं इतना बता दूं भी +2 में पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है सॉलिड स्टेट,
ठीक है, वहाँ पर हम इसे स्टडी करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो चैप्टर करवाया सॉलिड स्टेट +2 वालों को, तो मैंने पहली चीज़ यही क्लियर करी थी। सेकंड या थर्ड वीडियो लेक्चर में भी लैटिस क्या होता है, तो मुझे लगता है शायद आप +1 में ही है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखो, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जब भी बनता है ना, जैसे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पार्टिकल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, इतना तो हमें पता ही है ना, सॉलिड लिक्विड गैस की डिस्टिंग्विश जब हम करते हैं। तो पता क्या होता है, अब सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको ना हम ऐसे डॉट 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 करके लिखते हैं, भी एक पार्टिकल इधर होगा, एक पार्टिकल इधर होगा, एक पार्टिकल इधर होगा, एक पार्टिकल इधर होगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, ताकि ये फर्दर यहाँ पर पार्टिकल रखा जाए, एक इधर एक इधर एक इधर, तो ये क्या बना दे, क्रिस्टल बना दे। तो उन पॉइंट्स को जो इनके अरेंजमेंट को डिफाइन करेंगे उसे लैटिस बोलेंगे, ठीक है। और जो यूनिट सेल है किसी भी क्रिस्टल का, वो उसके लैटिस पॉइंट से ही रिप्रेजेंटेड होता है। तो आपको मैं बता देती हूँ, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, लैटिस इज एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा है, डॉट, जैसे यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, भी यहाँ पर पार्टिकल डलेगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, और बाद में ये पार्टिकल्स मिलकर क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। होपफुली अनुराग, आपका जो ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, ये क्लियर आपको हो चुका होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हाँ जी, अनुराग का ही एक और डाउट है, इनका डाउट क्या है देखते हैं, एक सेकेंड में इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। उनका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो अनुराग देखिए, डाइपोल मोमेंट बेसिकली वैसे तो इन डिटेल इतना नहीं है, फिजिक्स के अंदर ज़्यादा है, लेकिन स्टिल केमिस्ट्री के अंदर जितना आपको ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। डाइपोल मोमेंट जो है वो किसी ऐसे सिस्टम में राइज करता है जहाँ पर चार्ज की सेपरेशन होती है। जैसे आप HCl नीचे डायग्राम में देख सकते हो, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे ही सिस्टम में राइज करेगा जहाँ पर चार्जेस की सेपरेशन देखने को मिलेगी, और ये आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों में देखा जाता है। डाइपोल मोमेंट जो है वो किस लिए कब अकर करेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस होगा। दो केमिकल बॉन्डेड एटम्स जैसे हाइड्रोजन और Cl जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आपको देखने को मिलता है तो वो डाइपोल मोमेंट को अराइज करता है। और डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन ये होती है भी वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज चलता है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट के बारे में था, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होपफुली आपका जो ये डाउट है अनुराग, ये क्लियर हो चुके होंगे दोनों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के डाउट पर। आइए देखिए क्या डाउट है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट का डाउट है वो हमारे स्टूडेंट है अंकित। अंकित ने मुझसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, और मैं उन्हें बता दूं भी ये न्यूमेरिकल जो है ये मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर में करवा चुकी हूँ, और जब मैंने ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आई गेस होमवर्क सॉल्यूशन में भी डाला है। तो आपको कई स्टूडेंट्स को अभी ये भी नहीं पता है भी होमवर्क सॉल्यूशन हमने निकाला था क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के लिए मैंने डाला था, जो आपको क्वेश्चंस में इन लेक्चर्स देती थी भी होमवर्क के लिए, और मैंने आपको कहा था कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके इनके आंसर्स दो, तो मैंने उन पे अलग से वीडियो बना दी है। तो अभी भी अगर किसी ने वो सॉल्यूशन वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए इनका क्या है, मैं दोबारा से सॉल्व करवा देती हूँ। इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3, अगर NaHCO3 में का जो मतलब अमाउंट उसने हमें दे दिया 6.3 ग्राम्स प्रेजेंट है, आर एडेड टू 1.5 ग्राम ऑफ CH3COH। देखो जो NaHCO3 है, एक सेकेंड मैं इसे क्लियर कर दूँ, हाँ जी, NaH सोडियम तो A छोटा आएगा ना, NaHCO3 के अंदर हमने किसे जोड़ा है, हमने जोड़ा है CH3COOH सॉल्यूशन को। अब रेजिड्यू जो बचता है, रेजिड्यू को एक बार मैं आर ही लिख रही हूँ, ठीक है, इज़ फाउंड टू वेट 18 ग्राम्स। तो CO2 का मास बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने क्या करना होता है, आपने दोनों तरफ इनको ऐड कर देना है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर करेक्शन थी, ये 1.5 नहीं था, ठीक है। अंकित मैंने इसको पिन भी किया था, ये 15 ग्राम्स है, ये पॉइंट गलती से स्टूडेंट्स ने देख लिया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो यहाँ दोबारा बता रही हूँ, NaHCO3 6.3 ग्राम है, CH3COH 15 ग्राम्स है, जो कि आपने गलती से लिख लिया है। और वहाँ पर मैंने देखा है भी ब्लैक बोर्ड पर डॉट वो क्लियरली विजिबल नहीं था, इसलिए कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी। रेजिड्यू बताना है, और CO2 का उसने मतलब रेजिड्यू का वेट उसने हमें कितना दिया है, 18 ग्राम दिया है, ओके। तो रेजिड्यू का उसने हमें वेट दिया है 18, प्लस CO2 का निकालना है। तो क्या करो, इन्हें ऐड कर दो। जब यहाँ इन्हें ऐड करोगे तो 21.3 हो जाएगा, 18 इधर लाओगे माइनस करोगे तो ये CO2 का आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.3।
आपका आंसर आ जाएगा 3.3। मैंने कैसे किया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले फॉर्मूला से। आपका ये आंसर गलत इसलिए आ रहा होगा क्योंकि 1.5 आपने ले रखा था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। होपफुली अंकित आपका भी क्वेश्चन जो डाउट है क्लियर हो चुका होगा। सिंपल सा था, बस आपने क्या करना है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। इसको इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.3 ग्राम्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट के क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सो ये क्वेश्चन है भावेश का। भावेश का क्वेश्चन ये है, बी व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन से होते हैं? तो ऐसे आयंस जिनके अंदर हमें क्या होते हैं, सेम उसकी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे, वो होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या फिर एटम्स। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एटम्स एंड आयंस दैट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्हें बोलते हैं, जैसे कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, Na पॉजिटिव, Mg+2, Al+3। अब इसको मैं कैसे बता सकती हूँ, देखो जैसे N3 नेगेटिव है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, नेगेटिव चार्ज है तो मतलब इसमें 3 ऐड हो जाएंगे, मतलब जो चार्ज है उसका ऑपोजिट कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ऐसे ही O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 है तो +2 कर दो, कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही आप देखो F नेगेटिव है, F का क्या एटॉमिक नंबर होता है 9, -1 है तो +1 कर दो, कितने हो गए 10 हो गए। नियॉन का तो होता ही 10 है। अब Na पॉजिटिव का देखो, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैंने बोला ऑपोजिट चार्ज कर दो, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। ऐसे ही Mg+2 में मैग्नीशियम का 12 होता है, ऊपर +2 चार्ज है तो -2 कर दो, मतलब जो चार्ज दे रखा है ना उसका उल्टा चार्ज करके निकाल लो, तो आप देखोगे इन सब में कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए। इनमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल देखने को, सेम देखने को मिल रहे हैं। होपफुली भावेश आपका ये जो है डाउट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट डाउट पर, जो हमारे एक मतलब लास्ट स्टूडेंट ने पूछा है, देखते हैं। ओके, सो ये डाउट श्रेय ने मुझसे पूछा है। उन्होंने मुझसे पूछा है भी बॉन्ड लाइन नोटेशन का कोई एग्जांपल दीजिए। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होती है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करने में काम आती है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं ये आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें आपको देखने को मिल रहा है भी जो ये हमारे कॉर्नर्स होते हैं ना, मतलब ये इनका मतलब होता है भी यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या है C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C। अब उसके बाद आप हाइड्रोजन लगा सकते हो जैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये जो C है ये एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये कितने बॉन्ड बना सकता है 3, तो ये CH3 हो जाएगा। ये C एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, और कितने बना सकता है 2, तो ये CH2 हो जाएगा। ये C 2 बनाए हुए हैं, 2 ही और बना सकता है, तो ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो आप देख सकते हो भी इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन नोटेशन ये बन जाएगा। मतलब ये जो आपके ये है ना, मतलब कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है भी यहाँ पर कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँ ये है बॉन्ड लाइन, तो इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, होपफुली श्रेय आपका भी ये जो डाउट है क्लियर हो चुका होगा। सो यस स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को अभी लगता है भी हमें नहीं पता था, इंस्टाग्राम आईडी का भी हम डाउट्स वहाँ ले सकते हैं। तो आप सबको मैं दोबारा बता दूँ, इंस्टाग्राम आईडी का नाम है शौर्या केमिस्ट्री 1, SHOURYA केमिस्ट्री 1 के नाम से, और फेसबुक पेज भी शौर्या केमिस्ट्री 1 के नाम से। आप यहाँ पर कहीं पर भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, और हर संडे को आपको डाउट मिलेगा। बाकी सारे डेज मेरी टीम जो है वो आपके डाउट्स को देखेगी और वो नोट डाउन कर लेगी विद योर नेम। सो अगर स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है और जिन भी स्टूडेंट्स ने डाउट लिए उनके डाउट क्लियर हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा भी ये वीडियो मतलब लेक्चर आपको कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करके वो फर्दर नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।